हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारियां कैसी चल रही है? आप सब ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आज हम फिर से लेकर आपके पास हम 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन एसएसटी का हम बता रहे हैं कि लेकर यहाँ पे उपलब्ध है, और सबसे मस्ट भी एक क्वेश्चन को चूज करके निकाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो वो क्वेश्चन है, तो सो आप मेरे साथ ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट बस वीडियो में बने रहिएगा। आपका 50 क्वेश्चन मस्त होगा, और आप भी सेट लगाते रहिएगा कि आप कितना आंसर सही बना रहे हैं, आपकी पकड़ कितनी है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में बार बार आने वाला है, तो खास तौर पे 2026 वाला जो बच्चा है जो 10 क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीवीआई है। ओके, ये बिहार बोर्ड वाले स्पेशल इस पे अपना ध्यान देंगे। तो बिल्कुल देर ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने एक एक क्वेश्चन पे, और आज हम लोग करेंगे मस्त तरीके से आज आंसर के साथ और क्वेश्चन का मस्त डिस्कशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइम लेट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग फटाक देकर वीडियो को शेयर वेयर कर दो भैया। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है 16वीं सदी, 17वीं शताब्दी, या 18वीं शताब्दी, या 19वीं शताब्दी। आपके पास चार यहाँ पे ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ज़्यादा हम पॉज टाइम नहीं देंगे, आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो हुआ था 19वीं सदी में। कब हुआ था? 19वीं सदी में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 19वीं सदी में। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आपका क्वेश्चन हो गया दो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो सबको पता है 1774, 1789, 1799, 1804। कब हुआ था? 1789 में आपका हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है भाई? राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? मेजनी को, गेरिबाल्डी को, नेपोलियन को, बिस्मार्क को? किसको कहा जाता है यहाँ पे बताइए फटाक देकर। तो राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, यहाँ से आपको बताना है इटली का एकीकरण किसने किया था। मेजनी, गैरिबाल्डी, काबूर, या उपरोक्त सभी? तो आप लोग का किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे? उपरोक्त सभी। सभी ने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क, हिटलर, कैसर, विलियम? तो ये सब आप ऑप्शन देखोगे तो आप लोग पकड़ लोगे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? वीवीआई क्वेश्चन है कि आपके पास है, लाल तारा था, या स्वास्तिक था, या हथौड़ा था, या सिंह था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह कैसे अपनाया था? ऐसे आप लोग अपने बुक में देखोगे तो आप लोग को ये चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1929, 1933, 1935, 1939? फटाक देकर आपको यहाँ पे आना है क्वेश्चन की तरफ, और फटाक देकर आपको आंसर बताना है। कब बना था? 1933 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आपका मतलब कब से कब चला था? देखना है यहाँ पे 1905 से 1910 में चला था, या 1914 से 1918 तक चला था, है ना? तो ज़्यादा आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, हम लोग का चूंकि आंसर यहीं पे मिल चुका है। 1914 से 1918 तक हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध रहा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किससे जुड़ा हुआ है? औद्योगिकरण से, ब्रिटिश शासन से, गांधी जी से, या उपरोक्त सभी से? तो आप जरूर कोशिश करोगे कि भैया सब कुछ तो भारत का राष्ट्रवाद में साथ दिया ही दिया है, तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, अगला क्वेश्चन आपके पास है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 15 में शुरू होता है, कि 17 में, कि 20 में, कि 1922 में? आपको ये बताना है। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, और अब सारे बच्चों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो 1920 में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन, जिन्ना, अली बंधु, सुभाष बोस, या तिलक? यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, और आपको बताना है किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था अली बंधु। याद रखोगे, है ना? दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च यहाँ पे देखो, जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1927, 1929, 1930, या 1932? 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे है, और आप लोग को फटाक फटाक बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग को सारे बच्चों को पता होगा 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1918, 1919, 1920? यानी आपको ये फटाक फटाक आपको आंसर की तरफ जाना है और बताना है क्या होगा। ये तो भैया फेमस क्वेश्चन है, ये सारे बच्चे छोड़ेंगे नहीं। 13 अप्रैल 1919, ये दिन कोई भूलेगा नहीं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया? 25, 27, 28, 30? ये बताना है। आपका सही जवाब क्या होगा? 14 नंबर आपके पास क्वेश्चन है।
1928 में है, और जैसे ही आता है वैसे ही इसको साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, भाई इतना जानते हो कि भारत जब आज़ाद होगा 1947 में, तो भारत को कब छुड़वाया जाएगा? तो सेंस लगाओगे 1935 में कि 37 में कि 40 में कि 42 में? आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? तो सीधा आप बोलोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जब होगा तो 1947 में, जब हम लोग का देश आज़ाद होगा, तब पक्का 1942 में क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ये बात सबको पता है, कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती से, सूरत से, दांडी से, या अहमदाबाद से? तो चूंकि सत्याग्रह की यहाँ पे बात करते हैं, नमक सत्याग्रह की बात चल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग को गांधी जी का नमक सत्याग्रह हर चीज से एक चीज से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और वो चीज है दांडी मार्च, जो हम लोग अभी ऊपर क्वेश्चन पे भी पढ़े हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878, 1885, 1905 या 1911? यानी 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1878 इज द राइट आंसर, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 18 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में? यहाँ रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है। रॉलेट एक्ट जो कानून बना हुआ था उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको भी खत्म करने की बात किया गया था। तो 18 नंबर प्रश्न आपके पास है, और आपको बताना है कब बना था। तो 1919 में बना हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा उसी समय रॉलेट एक्ट कानून की बात किया जाएगा। भारत में राष्ट्रगान किसने लिखा? बंकिम चंद्र या रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू या प्रेमचंद? तो आप सबको इसमें से कौन से नाम अल्टर लग रहा है? प्रेमचंद तो लिखे नहीं है, सरोजिनी नायडू लिखी नहीं है, अब बच के बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान की बात कर रहे हो, राष्ट्रगीत वाले भी ऑप्शन इसमें है। तो आपको चूंकि चूज करना होता है, तो आप सही आंसर के साथ जा रहे हो। तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान लिखे थे, और राष्ट्रगीत लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो लिया गया है, जो ये आनंद मठ से लिया गया है, ये लगभग सारे बच्चों को पता होगा। गीतांजलि जो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वंदे मातरम, ये आनंद मठ किताब से लिया गया है। ठीक है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग 20 क्वेश्चन वहाँ से कहाँ से कर लिए? इतिहास से कर लिए। अब हम लोग ज्योग्राफी की तरफ आए हैं। 20 प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? महाराष्ट्र है कि राजस्थान के, उत्तर प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है? फटाक देकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। भारत की मुख्य नदी कौन सी है? भारत की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, या गोदावरी है? तो आपके पास यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, और आप क्या बताने वाले हो? तो भारत की मुख्य नदी यहाँ पे अगर जब भी बात की जाती है तो गंगा, हर पार्ट जन्मे करते हो, हर बातों में गंगा की बात आती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून किस दिशा से आता है? मानसून किस दिशा से आता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पूर्व? तो किससे आता है भाई? तो मानसून जिस दिशा से आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। आप लोग फटाक देकर बताओ। तो जब भी हम लोग ये बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न पर, तो हमेशा याद रखना, मानसून हमेशा आ रहा होता है अपने यहाँ दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा से। कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन का मतलब क्या हुआ? देखो, भारत चूंकि ऐसे है ना, तो भारत का जो कंडीशन है ये ऐसा है। ठीक है, तो ये हुआ दक्षिण, और ये एरिया हो गया आपका पश्चिम। तो मानसून जितना भी आता है अपने भारत में, ये दक्षिण पश्चिम वाला एरिया से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए भैया अच्छा है? तो काली मिट्टी चूंकि पाया जाता है ज़्यादातर गुजरात में, और वहाँ पे कपास की खेती अच्छा होती है। तो आप लोग फटाक देकर सही लाइन से लगाओगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो वो कपास के लिए उपयुक्त है। क्लियर होगा? चूंकि रेपिड फायर चला रहे हैं हम, टाइम बहुत कम लेंगे, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मतलब हम लोग को करना है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये बताओ क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, शिलोंग, मुंबई और कोलकाता? तो ये लगभग सारे बच्चों को ये इसका जवाब बिल्कुल याद होना चाहिए कि मनसीमराम, चेरापूंजी, है ना, ये फेमस है। दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तलछटी है कि ज्वालामुखी है कि पर्वतीय है या मैदानी? दक्कन का पठार, तो जब भी हमने 26 का बात किया, दक्कन का पठार का बात किया, तो ये हो गया ज्वालामुखी है। क्या हो गया? ज्वालामुखी है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है कि उड़ीसा है कि छत्तीसगढ़ है या कर्नाटक है? ये इसका आंसर आप लोग जितना फास्ट बताना चाहते हो बता सकते हो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, है ना। लोहा का उत्पादन में बताओ उड़ीसा क्या है? आगे है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट
को और क्या कहा जाता है? देखो वीवीआई क्वेश्चन है। सह्याद्री, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी के नाम बताना है भैया, कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है ना? भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? तो वो है ब्रह्मपुत्र या गंगा या गोदावरी या कृष्ण। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या दे रहे हो? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन नदी पर है? तो वो गंगा पर है। हम लोग आगे सीधे अब सिविक्स की तरफ। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक है, साम्यवादी, राजतंत्र या तानाशाही है? सबको पता है, सारे बच्चों को पता है कि लोकतांत्रिक देश है। संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? लागू का बात बताना है। तो 15 अगस्त 1947 बिल्कुल नहीं, है ना? 26 जनवरी 1950, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। लागू हो गया था लेकिन बना था 26 नवंबर 1949 को। तो ये बना था, है ना? ये ध्यान देना, ये बना था लेकिन ये लागू हुआ था। दोनों में थोड़ा फर्क है, याद रखिएगा। संविधान के निर्माता कौन थे भैया? जब भी कोई पूछे तो गांधी जी थे? बिल्कुल नहीं। नेहरू थे? बिल्कुल नहीं। पटेल जी थे? नहीं थे। अम्बेडकर जी, है ना? ये क्या थे? संविधान के निर्माता थे। संघीय शासन का अर्थ क्या है? संघीय शासन जब भी पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है? एक सरकार, दो स्तर का सरकार, राजा का शासन या सैन्य शासन? तो संघीय शासन में जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सीधे पॉइंट आता है क्या? संघीय शासन में 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। और 2 स्तर की सरकार क्या होती है? 2 स्तर। 2 स्तर की सरकार का मतलब एक केंद्र सरकार होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार। और एक होता है राज्य सरकार। भारत में कितने स्तर की सरकार है? तो अब चूंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है तो एक तो होगा नहीं। तो आप लोग 35 में किसके साथ जाना चाहते हो? तो भारत में अभी 3 तरह की, मतलब 3 स्तर पर सरकारें काम कर रही होती है। समझ रहे हो ना? 3 तरह से, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नगर निगम। जो मतलब स्पेशल विकास के लिए जो होता है वो तीनों। देखो मेरे ब्रेन में नहीं अभी आ रहा है वो चीज़ें। कार्यपालिका, न्यायपालिका और, चलिए, चुनाव आयोग एक संस्था है। कार्यपालिका का हाँ, विधायक का हाँ चलो, एक जो तीसरा पॉइंट था हम लोग का वो विधायिका, देखो छूट रहा था यहाँ पे, आपको दिख गया था। तो चुनाव आयोग एक संस्था है, क्या वो कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का है, या विधायिका का है, या न्यायपालिका का है, या स्वतंत्र है? तो 36 नंबर जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर क्या देने जा रहे हो? तो चुनाव आयोग एक संस्था है, वो किसी का नहीं है, वो स्वतंत्र संस्था है, वही चुनाव कराएगी। समझा है ना? और इन तीनों लोगों को अपने में बांट देगी, है ना? अलग अलग कार्यों के लिए ये लोग अपना विभाजन ये लोग खुद कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? ये सारे बच्चों को पता होगा। राजा, सेना, जनता या न्यायालय? लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो सारे बच्चों को पता होगा कि जनता के पास। लोग, जनता चुनाव चुकी कर रही होती है तो शक्ति या चाहे जो भी कुछ होगा किसके पास होगा? अगला 5 साल में हटा देंगे। भारत संसद की कितने सदन है? भारत संसद के सदन की बात पूछ रहा है। 1 2 3 4 सदन कितने हैं भैया? 38 नंबर क्वेश्चन के पास आप जा रहे हो। तो भारत के संसद में कितने? 2 सदन है ना? राज्यसभा और लोकसभा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है भाई? जनता करती है? नहीं, बिल्कुल। राष्ट्रपति का चुनाव कभी जनता को करते हुए देखे हो? संसद करता है कि निर्वाचन मंडल करता है या न्यायाधीश करते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और आप लोग को बताना है कौन करता है। तो वो करता है निर्वाचन मंडल। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। इसमें खास लोग ही जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं बताओ? मौलिक अधिकार कितने हैं? 5 6 7 8। आप लोग फटाक देकर बताओगे। 40 नंबर प्रश्न का जवाब कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, एक को काट दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और शास्त्र में हम लोग आगे। अगला, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या साम्यवादी है? तो सारे बच्चों को पता है भैया क्या है। तो क्या है एक्चुअल में? तो सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 41 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? उद्योग, खनन, सेवा या बैंकिंग? तो चूंकि प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आप किसको लेना चाहते हो? और यहाँ पे चूंकि आपको ऑप्शन के साथ लेके आना है तो प्राइमरी सेक्टर, उद्योग को कभी प्राइमरी सेक्टर में नहीं लिया जाता है। ठीक है, सेवा नहीं आएगा, बैंकिंग नहीं आएगा। ठीक है, आएगा खनन। खनन का मतलब पहली बार हम लोग खुदाई करके जो निकालते हैं उसके बाद में उससे कुछ बना रहे होते हैं। तो खुदाई वाला में जो यहाँ पे कंडीशन है वही होता है आपका खनन।
ठीक है, या कृषि इसके अंदर आ जाएगा। देखो द्वितीय क्षेत्र में पूछ रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि आएगा कि उद्योग आएगा कि सेवा आएगा या व्यापार आएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पे किसको लोगे, तो बोलोगे कि भैया हम खेती करते हैं, उसके बाद उसको उद्योग धंधा का काम होता है, तो उद्योग धंधा जो है ना वो द्वितीय में आएगा। तो हमेशा याद रखो। सेवा कहाँ चला जाएगा, सेवा चला जाएगा तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में देखो कहा आता है, चलो क्वेश्चन देख रहे लगातार लगा हुआ है, चूंकि कृषि उद्योग सेवा खनन, तो आपको किस में लेकर जाओगे तृतीय में, तो 44 का आपसे आंसर सी लेके जाओगे। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, विश्व बैंक या IMF या UNDP या WHO। तो आप सारे बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से कि UNDP क्या बनाता है, मानव विकास सूचकांक को बनाया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, उपरोक्त सभी। बोलोगे कि सर सब है ना। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, जब भी वैश्वीकरण की बात किया जाता है आप क्या समझते हो, सीमित व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, बंद अर्थव्यवस्था या ग्रामीण विकास। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और आपको फटाक देकर बताना है इसका आंसर क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब सीधा होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, सीमित व्यापार नहीं, बंद अर्थव्यवस्था नहीं, ग्रामीण विकास नहीं, नहीं वैश्वीकरण का मतलब आप ग्लोबलाइजेशन करो, आप विश्व स्तर पे जाओ। विदेशी निवेश को क्या कहते हैं, विदेशी निवेश को क्या कहते हैं, GDP, FDI, NDP या GNP। विदेशी निवेश को हमको बोल रहा है, तो विदेशी निवेश जब भी आपसे पूछेगा तो GDP तो ग्रॉस हो गया, तो घरेलू में आ जाता है। फिर FDI बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, तो आप सोचोगे तो समझ जाओगे। तो 48 नंबर तो हो गया ना फॉरेन फेडरल, तो इसलिए ये हो जाता है FDI। ठीक है, बैंक ऋण क्यों देता है, बैंक ऋण क्यों देगा भाई, तो बैंक ऋण लाभ लाभ के लिए देगा कि सेवा के लिए देगा कि दान के लिए देगा, सरकार के लिए देगा, तो दान तो करेगा नहीं, सरकार के लिए तो देगा नहीं। मैंने 49 में जब भी आप सोचो तो बैंक ऋण देगा कि भैया आप लाभ कमाओ, काम करो और फायदा कमाओ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, SBI, RBI, PNB, नाबार्ड। तो सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हम लोग का क्या होता है केंद्रीय बैंक है, यानी 50 का आंसर हो जाएगा बी। अब बताओ हम लोग 20 मिनट से पहले भी हम लोग क्या किए हैं, टोटल देखो आपके पास यहाँ पे आंसर की भी है, आप एक बार देख सकते हो, और हम लोग 50 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट से पहले किए हैं। सो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जहाँ भी दोस्त आपका पढ़ रहा है 2026 में एग्जाम देने वालों से बोलो, और 50 में कितना आंसर आया आप लोग कमेंट्स में बताओ कि सर मैंने इतना किया है। फिर आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर ऐसा ही मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।